लेट्स अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्तु काज़मी और हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। सर क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर कहा जा रहा है कि डील होने जा रही है और फ्राइडे को कहा जा रहा है जेनेवा में होगी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है वो भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन सर हासिल क्या हुआ, क्या गेन किया ट्रंप ने? ये जो इतने लड़ाई हुई और उसके बाद अटैक्स चलते रहे, अब कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलवा लेंगे, तो वो तो पहले भी खुला हुआ था, इनके अटैक्स की वजह से तो बंद हुआ। तो सर क्या आपके आपके ख्याल से क्या चीज है ऐसी है जो ट्रम्प को क्या फायदा हुआ ये सब कुछ करके? नथिंग, कुछ नहीं। देखिए अर्जु, अगर आपको याद है, देयर इज वन बुक जिसमें मेंशन भी है कि 2018 के अंदर एक वेयर हाउस था ईरान के अंदर, जहां पे मोसाद ने जो है छापामारी किया या अपना कोवर्ट ऑपरेशन चलाया, और वहां पे कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हुआ था कि ईरान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविल उसके लिए नहीं चला रहा है, उसने पूरा पक्का उसका वो परमाणु बम बनाने की तरफ जा रहा है। ये तब के नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किया था, और तभी कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे 2015 का जो कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन था इनका, P5+1 करके, उसके अंदर से बाहर आ गए थे। और एक खामी और उसमें दिखाई गई थी, उसमें यह बताया गया था कि लाइक देखा जाए तो ईमानदारी के साथ अगर कहीं पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोगों को अगर कहीं पे ईरान के अंदर इंस्पेक्शन करनी थी तो वो एनी टाइम एनीवेयर होनी चाहिए, यानी कहीं भी कभी भी जब दिल करे वो कर ले। लेकिन ऐसा था नहीं। ईरान इज अ वेरी गुड नेगोशिएटर। इन्होंने उसके अंदर 24 दिन का एक प्रोविजन डलवाया हुआ था कि 24 दिन पहले हमको इतला किया जाएगा और तब हम आपको बताएंगे कि हाँ आप आ जाइए, विजिट कर लीजिए। अब देखो, आपको पता है कि इजिप्ट से जो बोरॉन मिलता है और रेडिएशंस को कितनी जल्दी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो अगर वो बोरॉन छिड़क के 2 हफ्ते भी छिड़क दो तो वहां पे कुछ नहीं नजर आने वाला है। तो लिहाजा तभी मोसाद ने एक्शन किया था और ये सामने आया था। लेकिन उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने डील वापस ली थी, उसका कारण यही था कि जो उसके अंदर एक ये 24 दिन का जो प्रोविजन बनाया हुआ था वो, और प्लस जो मोसाद के थ्रू जो रिपोर्ट आई थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रेसिडेंट ओबामा ने इनको पैसे भी दिए और इनके सारे सैंक्शंस भी हटा दिए, सब कुछ कर दिया, और फिर भी अगर इन्होंने यही करना है तो बेटर है कि वी गेट आउट ऑफ दिस डील। तो ऐसे करके ये उससे बाहर आई थी। अब इस स्टेज के ऊपर देखा जाए तो ये लड़ाई इनकी खुद की तो थी नहीं। इजराइल की लड़ाई को या नेतन्याहू की लड़ाई को इन्होंने लड़ा बिकॉज बेसिकली देखा जाए तो पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर इनका सबसे वफादार और सबसे ट्रस्टवर्दी अगर कोई है तो वो इजराइल ही है। और इसके अलावा जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो अमेरिका और या डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए ट्राई कर रहे थे कि जिसमें यूएई और बहरीन वगैरह पहले ही शामिल हो गए हैं, बाकी सऊदी अरब से लेकर के बाकी कंट्रीज को भी, जो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल की कंट्रीज हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई। तो अब तो आपको पता ही है फरमान पाकिस्तान तक पहुंच चुका है कि तुर्की और पाकिस्तान को भी उसमें इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाना चाहिए ताकि वो रिकॉग्नाइज करें इसराइल को और गल्फ के अंदर शांति हो। तो इस मुद्दे के साथ में इन्होंने सोचा था, जब बड़े आराम से मस्तक से लेकर के और आप जिनेवा तक में जब इनकी मीटिंग्स चल रही थी पीस डील के लिए, वहां पे जब इनको मालूम चला कि आयतुल्लाह खमेनी और काफी लोग एक साथ कहीं प्रेजेंट हैं, तो बीच डील के इन्होंने वहां पे अटैक कर दिया इजराइल के कहने पे। सोचा कि वहां पे जो विद्रोह हुआ था या जो वहां पे लोग बाहर निकले थे रेजिम के खिलाफ, रेजिम के खिलाफ सॉरी, वो वापस बाहर आएंगे और शायद इनको रेजिम चेंज मिल जाएगा। हुआ नहीं, वो मिसफायर हो गया और उसके बाद ये उसमें घुसते चले गए। उधर से ईरान ने भी ये शो किया लोगों को कि देखिए अगर हम पे अटैक हुआ तो हमने उसका कितना पुरजोर तरीके से उनको अटैक करके या उसका रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने दिया भी, और साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल डाला, वो हॉर्मोज का था, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया और आज भी मचा हुआ है। सॉरी। तो अगर अभी ईरान के साथ में मिलके अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चलो जी हम लोग मिलकर के इसको वापिस से एक एमओयू बनाते हैं, पीस डील नहीं हो रही है, लेट बी वेरी क्लियर। 19 तारीख को पीस डील नहीं है, एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पीस डील। तो हम एमओयू की बात कर रहे हैं। तो सर सिग्नेचर हो पाएंगे उस एमओयू पे, साइन हो पाएंगे? उसी की बात करें। देखिए अमेरिका का कहना क्या है, पीट हेगसेथ ने क्या बोला? पीट हेगसेथ ने ये कहा, जो कि वहां के वॉर मिनिस्टर कहलाए जा रहे हैं, कि अमेरिका की फायर पावर के कारण और
और डोनाल्ड ट्रंप के हम अमेरिका की शक्ति के कारण ईरान जो है वो घुटनों पे आ गया। ईरान क्या कह रहा है कि हमने इस तरीके से लड़ाई लड़ी, इस तरीके से पेशेंस दिखाई, और आगे आगे मतलब चाहे हॉर्मोज का केस था, चाहे हमारा रिटेलिएशन था, कि अमेरिका को अब कूटनीतिक तरीके से मजबूर होना पड़ा हमारे साथ में डील करने। लेकिन पॉइंट यहां देखने का क्या है आरजू, के जो रेड लाइंस थी, जैसे कि मिसाइल्स की रेंज या मिसाइल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर जैसे ये कर रहे थे कि भाई 3.57 तक का ये यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, लेकिन कर दिया 60% तक का, जैसे कि वो 2018 वाला किस्सा मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ में जो 440 किलोग्राम 60% यूरेनियम इनके पास है मतलब एनरिच किया हुआ, उससे 10 से 11 बॉम्ब भी चाहे तो हफ्ता 10-15 दिन में बना सकते हैं। तो चूंकि अब तो सब कुछ दब गया है नीचे जमीन के, तो अभी उसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। तो शायद वो वाली जो चीज है अभी ना हमारे सामने आई हो, पर आनी तो जरूर है अगर इसको वैसे छोड़ा गया तो ये एक पॉइंट था अमेरिका का। इसके बारे में ईरान कहता है कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, ना हम यूरेनियम देंगे, ना हम एनरिचमेंट रोकेंगे, ये हमारा राइट है। और वो कह भी सही रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर जिन देशों ने साइन किया हुआ है वो सिविल यूज के लिए एनरिच कर सकते हैं अप टू 3.57। अगर लो एनर्जी के रिएक्टर्स हैं और हाई एनर्जी रिएक्टर्स है तो अप टू 5% वो कर सकते हैं, उनको लीगल है उनके लिए। लेकिन दोनों की रेडलाइंस अलग अलग है। मिसाइल्स के ऊपर रेडलाइन अलग है, हार्मोन्स के ऊपर भी अलग हो गई। अभी डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो सबसे पहले क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो एकदम से उठते ही सवेरे मॉर्निंग के अंदर खोल दिया उन्होंने अपना पिटारा और लिख के भेज दिया कि भाई पूरा हार्मोन्स के अंदर सब जो है अपने इंजन स्टार्ट कर लो, जितने भी शिप्स हैं, और तेल का बहाव शुरू कर दो, और चिप्स के लिए, माइक्रो चिप्स के लिए जो है जो भी रॉ मटेरियल है उनके पास में, हीलियम वगैरह सब सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और सब अच्छे दिन आ गए। लेकिन उधर ईरान का स्टेटमेंट क्या आता है कि एनवायरमेंटल उसके लिए चार्जेस, हम सरचार्ज लगाएंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वहां पे और सिक्योरिटी देने के लिए, और ओमान और ईरान मिलकर के ही हॉर्मोज के अंदर कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। पहली शर्त इन्होंने बताई थी कि लेबनान के ऊपर अटैक बंद होना चाहिए, ये पहला शर्त है इनके इस एमओयू की तरफ जाने का। आप देखिए इजराइल ने आंखें दिखा दिया। इजराइल ने बोला अमेरिका के और ईरान के डील के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं, हम ना तो अमेरिका के गुलाम हैं और ना ही हम मानते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट है, परसेप्शन है, वो हमास से, हिजबुल्लाह से और सीरिया के अंदर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनसे, वो हम घिरे हुए हैं। हम उसके अंदर किसी भी हालत के अंदर इसके अंदर उसको इस डील का हिस्सा नहीं मानते। तो आप बताइए इस एमओयू के जो साइन करने जा रहे हैं, इसके पीछे ये डोंट यू थिंक कि ये एक ऐसा निकाह किया जा रहा है जिसका कोई बेस ही नहीं है, मतलब जबरदस्ती का निकाह हो रहा है इन लोगों का आपस में। हाँ, चौंकाने वाली बात सिर्फ आरजू ये है कि आज पेजेश्कियान का एक मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले, और वो ये कह रहा है कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसके वो लीडर है और जिसके अंदर जो सेक्रेटरी हैं वो इंसान है जो लारीजानी के बाद एनएसए बना था, और जिसने जनरल वाहिदी जो आईआरजीसी के कमांडर थे अभी एक हफ्ता पहले, और जो मारे गए थे अमेरिकन अटैक के अंदर या बॉम्बार्डमेंट के अंदर, उन लोगों ने पेजेश्कियान के नाक में दम कर रखा था इन 4 लोगों ने। एक इस्माइल कानी भी है इनके कुर्द्स के, जो ग्रुप को माना जाता था, क्योंकि ये इनका कहना था कि अभी मुर्तज़ा जो है पूरे तरीके से हेल्दी नहीं है और पूरा एक्शन में नहीं आ रखे, वो तो अल्लाह ही जाने कहाँ पे है कहाँ नहीं है। बोला तो ये जा रहा था कि कौम के अंदर किसी हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं और टांग बुरी तरह से जख्मी है, कंधा जख्मी है, पूरा मुंह झुलस गया है, बोल नहीं सकते हैं। अब वो 1.5 महीने में कैसे इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पेजेश्कियान का जो आज का स्टेटमेंट ये आया है कि एनएसए 90% एग्री कर रहा है कि ये एमओयू ठीक हो रहा है, ईरान के फेवर में हो रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है आरजू कि क्या मुस्तफा है भी कि नहीं। बिल्कुल सर, उनको ना तो ये दिखा रहे हैं ना बता रहे हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट या वीडियो क्लिप भी नहीं बना रहे। वरना एक जमाने में आपको याद है टीटीपी वाले अपने वीडियोस रिलीज किया करते थे, वो कहीं पहाड़ी वाड़ी पे बैठ के, और वो वीडियोस आती थी, वो मतलब मिलते नहीं थे लेकिन उनकी वीडियोस आ जाती थी। तो इनकी कोई वीडियो भी नहीं आ रही है। लेकिन सर यहाँ पर इजराइल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या जैसे पीस टॉक हुई थी पाकिस्तान में,
तो इसी तरीके से यहाँ पर भी नेतन्याहू या इजराइल का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो लोग मान जाएंगे इस बात को? और दूसरा, पाकिस्तान आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो सर बड़ी मुबारकबादियां चल रही हैं, सब एक दूसरे को, सारे मिनिस्टर मुबारकबाद दे रहे हैं कि कमाल कर दिया हम लोगों ने। बाकी कोई कमाल किया है? मुबारकबाद तो मैं भी दे देता हूँ आरजू, लेकिन हमारी मुबारकबाद देने से उनका कुछ भला तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कहीं पे आपका एक ट्रस्ट का बेस भी तो होना चाहिए। अगर अगर ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना, तुर्की, ये भी लगा ली, चलो आपके खास देश हो गए पाकिस्तान के, अगर इनमें से किसी को ये भरोसा ना हो कि पाकिस्तान खड़ा किसके साथ होगा, गोद में किसकी बैठेगा और सोएगा कहां पे जाके, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। और यही कारण है कि ईरान ने भी आज सवेरे जब स्टेटमेंट दिया, अगर आप देखें स्टेटमेंट को, तो उसके अंदर कतर के बारे में बोला गया है, तुर्की के बारे में धन्यवाद बोला गया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। पाकिस्तान का नाम सिर्फ अमेरिका ले रहा है, और अमेरिका इसलिए ले रहा है आरजू क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। अब देखिए, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या टीटीपी ने जो मस्जिद के अंदर, सिया मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ था, या एक दो कॉन्वॉय के जो गाड़ियां पाकिस्तानी सेना की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में उड़ा दी गई थी, क्या इससे पहले इससे बड़े हमले नहीं हुए थे क्या? फिर क्या कारण था कि पाकिस्तान के जहाजी तैयारे जो है वो गए और निहत्थे लोगों को और महिलाओं पे और बच्चों को मार मूर के आ गए? क्यों? क्योंकि म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल आसिम मुनीर को अर्जेंटली बुलाया गया था, जो वर्दी में पहुंच गए। तो याद हो अगर आपको, तो उनको गेट पे रोक लिया गया था क्योंकि उनके पास अंदर जाने का पास नहीं था जी। ये एक बड़ा मुद्दा बना था। उस मीटिंग के अंदर ये ब्रीफिंग किया गया था जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के, कि देखिए अफगान तालिबान ने ये डिक्लेयर किया है कि चूंकि ईरान ने उनके ऊपर काफी मेहरबानियां की हैं, चाहबार पोर्ट के अंदर उनके फ्री में गोडाउन देने के लिए, पोर्ट के पास में सब कुछ, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके जो उनकी बेसिक नीड्स का सामान है वो सारा का सारा ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान आराम से पहुंचाया जा रहा था, उसके कारण तो एहसानात है उनके। तो इसलिए अगर अमेरिका ईरान के अंदर घुसा तो अफगान तालिबान कंधे से कंधा लड़ा करके अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब आपको समझ में आया? उधर ईरान देखिए क्या इल्जाम लगा रहा है कि जो विद्रोह उठा था ईरान के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी के जिंदा रहते हुए, उसके अंदर जो हथियारबंद लोग थे, जो हथियार पहुंचाए गए थे, वो पाकिस्तान के माध्यम से आए थे। यहाँ तक कि कराची के कार्गो एरिया का नाम तक पूरी डिटेल्स में ईरान के इंटेलिजेंस ने दी थी। तीसरा, जो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था और जब ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई थी, खासकर B2B बॉम्बर्स की, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी का यहां तक कहना है कि ये सारा सारा एयर स्पेस पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। तो आप मुझे बताइएगा, अगर, और खासकर जब इस्लामाबाद टॉक हुआ था, अगर आपको याद हो तो, इस्लामाबाद टॉक के अंदर क्या कहा था रागची ने और कालीबाग ने, कि अगर ये वार्तालाप या जो डीलिंग का जो पीस टॉक चल रहा है, ये खराब हुई तो जिम्मेवार कौन होगा? पाकिस्तान। They were doubting it कि Pakistan is playing something not right. So आप बताइए, ऐसे के अंदर अब चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कुवैत हो, ओमान हो या तुर्की हो, अगर आप जाकर के खड़े भी हो जाते हो जिनेवा के अंदर, तो किसको क्या फर्क पड़ रहा है? मुबारकबाद हाँ डेफिनेटली आप मेरी तरफ से प्लीज दे दीजिएगा शहबाज शरीफ जी को भी और जनरल आसिफ। नहीं सर, ये तो हमारे साथ अक्सर होता है कि हम कोई काम होने से पहले ही मुबारकबादें जो है हमारे यहाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर समझा ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस पीस टॉक का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक पीस टॉक करवाई गई थी, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, लेकिन अब ट्रम्प मुसलसल पाकिस्तान को एंगेज किए हुए। लेकिन भारत एक बड़ी कंट्री है सर, भारत और चाइना इस मामले में नहीं पड़ रहे, उसकी क्या वजह सर? ये तो एक, आप लोग तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जाके बात कर सकते थे इस वॉर को रोकने के लिए। देखिए आरजू, जहां तक सवाल चाइना का है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जाके बिरयानी खाया था उधर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस, तब से चीन खुश नहीं है। चाइना इज नॉट हैप्पी।
वो चाइना आप चाइना को आप आयरन ब्रदर बोलते हैं, यानी उसकी इच्छा के अलावा आप कुछ नहीं करो। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें शिफ्ट होती दिखाई दी, तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट बनता है। उसमें डेफिनेटली आपके साथ जो बिल्कुल कंधे से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में क्या चाइना ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के भारत के खिलाफ साथ नहीं दिया था? पूरा साथ दिया था। PL-15 जो मिसाइल्स वगैरह जो हमारे यहाँ पे गिरी मिली है, कहां से आई थी? चाइना से तो आई थी पूरी की पूरी। बट इसके कारण चाइना नाराज हो गई। तो चाइना इज बेसिकली, एक तो वो है। दूसरा, चाइना इस टाइम पे कभी भी आपने चाइना को नहीं देखा होगा कि वो डायरेक्टली किसी बड़ी पावर के या किसी भी देश के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए। चाइना हमेशा पीछे से आता है, बैक साइड से आके अटैक करेगा, बैक साइड से इन्वॉल्वमेंट करेगा। अभी भी वेनेजुएला में $1 बिलियन उड़ गया इनका, चाइना का, जब अमेरिका ने अटैक किया वहां पे, मादुरो को उठा के लेके गए। चाइना का रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं। 90% तेल ईरान का खर्ग आइलैंड से जो पूरे के पूरे शिप जब जा रहे थे, सब चीन जा रहे थे। चाहे वो आप शैडो फ्लीट्स के माध्यम से ले लो या घोस्ट शिप्स के माध्यम से ले लो, कि आप कुछ भी कह लो, सब वहीं जा रहा था माल। और जब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, तो सारे के सारा जो ऑयल है 30% के करीब चीन का रुक गया। चीन ने क्या किया? कुछ नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो ये कहने की कोशिश की कि आप हमारे ताइवान के केस में हमारे खिलाफ मत आना, नहीं तो हम ये हो जाएगा। वो बड़ी बड़ी बातें बताने की कोशिश किया। और वापस जाते ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, रूबियो ने क्या बोला कि वी हैव नो नेगोशिएशंस ऑन ताइवान, हम कुछ उसके ऊपर सुनने वाले नहीं है, उनको भूल जाए। तो चाइना का क्या पोजीशन है? अभी आप चाइना से क्या चाह रहे थे? चाइना के पास में जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ईरान को दी जा रही थी, उसके बारे में उसको सेटअप कॉल किया गया। उनको बोला गया जो रॉकेट इंजन जो सॉलिड फ्यूल दे रहे रॉकेट्स का आप बंद करें, जो आप कम्युनिकेशन से लेकर के और आप एयर डिफेंस के सामान दे रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। तो ये सब चीजें हो चुकी थी। तो चीन तो अपने आप को वैसे भी एक दूसरे रोल के अंदर लेके आ गया। भारत, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, भारत का ये जो प्रोग्राम है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, आई नो बहुत ही शार्प तलवार के ऊपर चलने वाला है, पर हम चले जा रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे इंटरेस्ट में है, बाकी हमें कोई दिखाई नहीं देता। तो रूस के साथ में भी हमारा कई बार स्टेप ऐसे हो जाते हैं जो कि हमारे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड मानते हैं जिसको, कि वो कई बार हमारे ऐसे स्टेप हो जाते हैं। बट आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, ताकि वो रशिया भी उसके बाद स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं, भारत के साथ में तो हमारा काफी लंबा संबंध है, तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ इंडिया डूइंग सो एंड सो। और कई बार अमेरिका के साथ में भी हम लोगों ने झुक के काम किया है, बिकॉज $750 बिलियन से ऊपर का अगर बिजनेस कहीं कर रहे हो आरजू, तो स्टुपिडिटी होगी ना। स्टुपिडिटी होगी। कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी अपने आप को क्यों मारेगा? लेकिन सर अगर ये जी, हम लोग बिना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम नहीं करते हैं, हम नहीं करते। और हम समझते हैं कि हमारी पोजीशन आज की तारीख में कहाँ है, कि और कितना हमें उसको रखना है, कितना नहीं रखना है। कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हमारे पास अगर सऊदी अरब जितना तेल होता, गैस होती, तो माशाअल्लाह, फिर तो हम बहुत बोलते। हमारे पास है ही नहीं। सर सऊदी अरेबिया तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन सर सऊदी अरेबिया तो चुप है, बल्कि सऊदी अरेबिया की पे तो और ज्यादा ईरान ने अटैक किए हैं, सऊदी और यूएई पे। लेकिन सर लास्ट में मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर ये एमओयू साइन हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर ये लोग किस तरफ जाएंगे? आरजू वेट एंड वॉच होगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि एमओयू तक पहुंचते पहुंचते भी कुछ होने वाला है कि नहीं, क्योंकि इजराइल अगर आज भी लेबनान पे इजराइल ने अटैक कर दिया है। बेरूत के पास में तो दहिया का इलाका है, वहां पे 12-14 ऐसे कुछ बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं। तो वो तो रूथलेस है बिल्कुल। और तो सर ऐसे में एमओयू कैसे साइन होगा अगर अभी तक अटैक चल रहा है? तो आप देखिए, आज हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तभी गुस्सा दिखाया है कि अब ये देखना ये होगा कि जैसे नाटो को और यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के चक्कर में अकेला छोड़ दिया, तो क्या इजराइल को छोड़ पाएंगे? क्या यहूदियों की वो जो लॉबी अमेरिका में बैठी है इतनी स्ट्रांग, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, कोई भी क्यों ना पार्टी हो वहां पे, जो जिनके फंडिंग्स के बगैर वो सोच भी नहीं सकती इलेक्शंस के अंदर जाना, तो क्या उसको दरकिनार कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि इजराइल को अमेरिका
के पास में, चाहे इंटरनल कह लीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर्स कह लीजिए, या जियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए आरजू, अमेरिका ना चाहते हुए भी अमेरिका को इजराइल के साथ में युद्ध में घुसना पड़ता है, और घुसेगा वो। तो अभी ये अगर एमओयू खराब होता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरा मानना ये आरजू कि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मोसाद और जो सीआईए है, इसने पिछले 40-50 दिनों से काफी जोर मार के देख लिया ईरान के अंदर, कोशिश की कि पता लगाए एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे 440 किलोग्राम यूरेनियम की, नहीं मालूम चला। और जो इनके थोड़े बहुत और लोग बचे हुए हैं आईआरजीसी के, 40-45 तो ये उड़ा चुके हैं जर्नल्स वगैरह को, तो वो लोग सारे जो छुप के बैठ गए हैं, प्रिकॉशन लेके बैठे हैं। तो क्या ये पूरा ये जो चल रहा है सिस्टम, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके गार्ड्स डाउन करने के लिए कर रहे हो? ये बात चला के देखो कि गार्ड्स डाउन करते हैं तो फिर घुमा के मारेंगे। रही बात इजराइल की, इजराइल देखिए, दूसरा ये हो सकता है कि इट मे बी ए मेलोड्रामा आरजू, कि अमेरिका जियोपॉलिटिकली शो करना चाहता हो कि आई एम ए पीस मेकर, नोबेल पीस प्राइज के लिए। सर कहाँ से सर इतनी जंगें से शुरू की है ट्रम्प ने, सर पीस प्राइज कहाँ से मिल जाएगा इसको, नोबेल पीस प्राइज? तो पीछे से इजराइल को जो है वो आगे कर दिया। अब हॉर्मोज खुल जाए बस किसी तरीके से, अगर हॉर्मोज खुल जाता है, बिकॉज हॉर्मोज तो इजराइल से कोई लेना देना है नहीं, वो तो अमेरिका से लेना देना होता है उसका, ईरान का। तो ये कहने का बड़ा मुश्किल है कि ये परतें जब खुलेंगी अब तो जाकर के मालूम चलेगा एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मामला बहुत फ्रेजाइल है, बहुत फ्रेजाइल है। जो बेस है वो पक्का नहीं है इसके लिए। और एमओयू जस्ट ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम अब देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारे आपने $25 बिलियन जो सीज कर रखे हैं, उनमें से $12 बिलियन छोड़ दीजिए। आज स्टेटमेंट क्या है अमेरिका का ईरान को कि नहीं नहीं भैया, पहले कुछ करके दिखाओ, फिर थोड़ा थोड़ा करके देंगे, और सैंक्शंस की तो बात भूल जाओ अभी। और $300 जो $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया है आरजू, $300 बेचारे मांग रहे हैं ईरान वाले, उसके लिए भी बोल रहे ठहरो, पहले कुछ करो फिर सोचेंगे। तो ये जो चीजें हैं कहीं भी ऐसी नहीं है कि जो रेड लाइन से कहीं कोई झुक रहा हो। देखिए, हमेशा डील कहाँ पे होती है आरजू, जब जहां एक साइड थोड़ी झुक जाए, चाहे वो मिलिट्रीली झुका दी जाए, चाहे वो पॉलिटिकली झुका दी जाए, वो सरेंडर कर दे, राइट? यहाँ पे कोई सरेंडर नहीं कर रहा है। दे आर ऑल ऑन द सेम रेड लाइंस। तो सेम रेड लाइंस पे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन से कबूतर उड़ाने वाला है। कुछ नहीं सर, मुझे तो ये होता हुआ भी मुश्किल लग रहा है। फ्राइडे तक बीच में 2-3 दिन है, देखें क्या अपडेट्स आती हैं और कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्योंकि ईरान तो कम से कम सर झुकने वाला नहीं है अभी तक। ईरान ने इंशाल्लाह ये चाहेंगे आरजू के, हम तो इंशाल्लाह ये चाहेंगे आरजू के, ना तो ईरान का थोड़ा नुकसान हो रहा है, ना अमेरिका को फर्क पड़ रहा है, ना रशिया को फर्क पड़ रहा है, ना चीन को फर्क पड़ रहा है। इन सब के पास तेल है, एनर्जी वगैरह सब कुछ है, फड़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। ये एशियन कंट्रीज मारी जा रही है, यूरोप मारा जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम तो यही कहेंगे भाई हॉर्मुज खोल दो, बाकी जहां मर्जी लड़ना है लड़ते रहो। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि इनकी वजह से हम भी मुश्किल में। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टीवी पे तो आपको अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन आज बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। आई नो यू हैव अ बिजी शेड्यूल। बहुत शुक्रिया सर, होपफुली बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज।